जो अच्छा, आवाज़ आ रही है, अब शुरू हो जाएगी। अच्छा, ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं सर, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा है और अभी हमने ख़त्म भी करनी है। आज न्यूरो का लास्ट लेक्चर है। अच्छा, ये जो है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एरिया है, सही। और ये इसमें भी एमसीक्यूज आते हैं ना, तो मतलब है तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं तो सारे एरियाज का जो नंबर है वो आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि एरियाज बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो एरियाज इम्पोर्टेंट है इसको ब्रॉडमेन एरियाज बोलते हैं ना। आ, हाँ, इसको जो है ब्रॉडमेन एरियाज बोलते हैं, सही। तो इसमें क्या है कि जो ब्रॉडमेन एरिया 1, 2, 3, ब्रॉडमेन एरिया 1, 2 एंड 3 जो है, तो ये किसके साथ वो है, इसको क्या बोलते हैं ना। तो ये भी एक वो एमसीक्यूज में आता है ना। तो इसको ब्रॉडमेन एरिया 1, 2, 3 जो है, तो वो है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, सही है। जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, तो वो है ब्रॉडमेन एरिया 4। ब्रॉडमेन एरिया 4 जो है, तो वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, सही। अच्छा, इसके अलावा यूज ही नहीं कर रहा मैं कहीं, ये है ब्रॉड ब्रॉड में एरिया 1, 2, 3 जो है, तो वो ये है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, सही। ब्रॉडमेन एरिया 4 जो है, तो वो है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। मोटर एसोसिएशन एरिया जो है, मोटर मोटर एसोसिएशन एरिया जो है, तो वो है 6। मोटर एसोसिएशन एरिया जो है, मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है, तो वो है 6 नंबर पर। ओके, जो स्पीच सेंटर तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि ब्रोकाज एरिया जो है, तो वो स्पीच सेंटर है। अच्छा, इसको अब जो है ये है पूरा डिटेल, पूरे डिटेल में, सही। एरियाज ना, और ये आप लोगों ने मतलब उसमें बहुत बहुत से को याद भी रखना है, सही। क्योंकि मतलब एक एमसीक्यू ये होता है कि एरिया 17 ये किसके साथ एसोसिएटेड है। एरिया 17, तो एरिया 17 जो है, तो वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। एरिया 17 जो है, तो ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, सही। ओके, है तो बहुत सारे एरियाज ना, लेकिन मैं तो सारों का आपको नहीं बोल, लेकिन मैं सिर्फ जल्दी से मैं कर सकता हूँ कि एरिया 18, 19, 20 एंड 21 जो है, तो वो विजुअल एसोसिएशन एरिया 18, 19, 20, 21 जो है, तो वो विजुअल एसोसिएशन एरिया है। अच्छा, फिर जो है क्या है, फिर जो है जो एरिया 39 और एरिया 40 है, तो इसमें एरिया 39 इंपॉर्टेंट भी है, और इसका मैं आप लोगों को एक और पॉइंट भी बताऊंगा, तो वो है एंगुलर गायरस। एंगुलर गायरस जो है, तो वो एरिया 39 है। वर्निकी है, वर्निकी एरिया हमारे पास दो दो होते हैं, एक है ब्रोकास एरिया और एक है वर्निकी एरिया। ब्रोकास एरिया जो है, तो वो स्पीच में हेल्प करता है, स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सही। और जो वर्निकी वर्निकी एरिया है ना,
तो वो इसको आप इस तरह लें कि इसको ये अंडरस्टैंडिंग में या उससे में हेल्प करते हैं, मतलब फ्लुएंसी में। ठीक है, तो ये उसमें इसको एक ये स्पीच को जो है हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो एरिया 21, 39 एंड 40, 22, 39 एंड 40 जो है, तो ये वर्निकी एरिया होते हैं। सही, हमारे पास स्पीच के दो एरियाज है, एक है ब्रोकास एरिया और एक है 17 रूट 17, और एक है वर्निकी एरिया ना। तो ब्रोकास एरिया का आप इस तरह इसको मैंने इसको इस तरह याद किया है ना कि ब्रोकास मीन ब्रोकन माउथ, ब्रोकास मीन ब्रोकन माउथ, एंड द ब्रोकन माउथ मीन कि जब आपका मुंह किसी ने तोड़ा हो ना, तो आप फ्लुएंटली और तेजी से नहीं बोल सकोगे, लेकिन आपका जो है वो उसका वर्डिंग का मतलब जो है तो वो सही होगा। सही, ठीक है। तो आप जो है मतलब फ्लुएंटली नहीं बोल सकोगे, लेकिन जो आपके जो वर्डिंग का मतलब है तो वो सही होगा। ठीक है, वर्निकी एरिया का ये मसला होता है ना, वर्निकी एरिया के ये ये बंदा जो है तो ये तो फ्लुएंटली बोल सकता है, फ्लुएंटली बोलता है, लेकिन इसके जो वर्डिंग का है उसका कुछ मतलब नहीं होता, आगे पीछे कुछ नहीं होता। सही, तो से उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन नहीं। जी सही। तो एरिया 22, 39 और 40 जो है तो ये वर्निकी एरिया है। अच्छा, फिर जो है एरिया 41 एंड 42, एरिया 41 एंड 42 जो है तो वो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। सही, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वर्निकी एरिया वाले भी इंपॉर्टेंट है, ब्रोकास एरिया वाले भी इंपॉर्टेंट है, दोनों एमसीक्यूज डबल ए में है। जो एरिया 44 एंड एरिया 45 जो है तो ये ब्रोकास एरिया है। एरिया 44 एंड 45 जो है तो ये क्या है, ये ब्रोकास एरिया है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए मैंने आप ये कौन सी डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, किसको शिजोफ्रेनिया। याद है? शिजोफ्रेनिया सर। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? सर वो एक्टिविटी परफॉर्म करने में बिहेवियर, पर्सनैलिटी। दी, गुड गुड, सही। तो इसका जो एरिया है तो ये 9 एंड 10, 9 एंड 10 जो है तो ये जी 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 9 और 10 जो है तो ये उससे रिलेटेड है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। सही, अच्छा, और एरिया 8 जो है, एरिया 8 तो ये फ्रंटल आई पील से रिलेटेड है, फ्रंटल आई पील से। सही, अच्छा, और फिर मैंने आपको बताया था कि जो अभी पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एरिया 312 या 123 जो है तो वो कौन सी एरिया है, तो ये प्राइमरी सोमेटोसिंसरी एरिया है। प्राइमरी सोमेटोसिंसरी एरिया कौन सा है, 312। ओके, और जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है तो उसका एरिया है 4। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है तो उसका एरिया है 4, और प्री मोटर कॉर्टेक्स का एरिया है 6। प्री मोटर कॉर्टेक्स का एरिया है 6। ठीक है, अच्छा, इसमें से बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग मुझे कमेंट में लिखे। सही है, विजुअल कॉर्टेक्स का कौन सा है, लिखे, विजुअल कॉर्टेक्स का। अच्छा, ब्रोकास एरिया का कौन सा है? अच्छा, लिख रहे हैं। अच्छा, आप प्री मोटर कॉर्टेक्स का कौन सा है? और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का? ओके, सही है। अच्छा,
गुड गुड, सही है, ठीक है। फिर जो है हमारे पास एक गैरस होती है, सही, जिसको हम नहीं, प्री और प्राइमरी जो है ये सेम नहीं है। अच्छा, फिर एक हमारे पास एक इम्पोर्टेंट वो है, उसको बोलते हैं हम एंगुलर गायरस। एंगुलर कॉर्टेक्स का कौन? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का 4 है और प्री मोटर कॉर्टेक्स का 6। सर सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन का कौन सा है? सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया जो है तो वो 5 and 7 है। सर एंगुलर गायरस का? एंगुलर गायरस का 39 है। सर एरिया और प्री मोटर कॉर्टेक्स सेम है? सर उसको वो बोलते हैं ना, प्री मोटर कॉर्टेक्स को मोटर एसोसिएशन एरिया भी बोलते हैं। जी सर, थैंक यू। ओके, सर ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया भी होता है? ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया भी होता है, बिल्कुल होता है, और वो है 22। ये ज्यादा हो जाएगा, आप लोगों को वैसे भी याद नहीं रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ लें। सर इसको याद रखने का क्या तरीका है? बेहतरीन रट्टा। सर ट्रिक हमजा इसलिए की है ना, इस मतलब पे इसको लेक्चर है, वो बहुत अच्छा उन्होंने ना इसको बताया है कि कैसे याद रखना है, तो जिनको समझ बस नहीं आ आप रही है हाँ वो देख लें। वो देख लें। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, मतलब बाय रट्टा, क्योंकि बस एमसीक्यू से मुझे जितना जो था वो याद हो चुका था। भी वो पहले वो एमसीक्यूज में सारे को टेस्ट भी नहीं करते ना, वो ज्यादातर विजुअल कॉर्टेक्स वाले को टेस्ट करते हैं, ब्रोकास एरिया को, प्राइमरी और प्री मोटर प्राइम सोमेटोसेंसरी एरिया को, इसको ही वो टेस्ट वो करते हैं। वर्नी को भी कर देते हैं, सही। 20, 39 एंड 40 जो है तो ये वर्नी के है। सर वर्निकी का 22, 39, 40 है? जी जी। एंगुलर गैरस का 39 है। अच्छा, फिर हमारे पास एक है एंगुलर गायरस ना। तो एंगुलर गायरस का इंपॉर्टेंस क्या है, कि एंगुलर गायरस का इंपॉर्टेंस ये है कि ये रिसीव विजुअल इंफॉर्मेशन करता है, सही। आ, फिर इस तरह जो है तो ये ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को भी रिसीव करता है, और इस तरह जो है ये सेंसेशन फ्रॉम पेराइटल लोब को भी रिसीव करते हैं। 3 फंक्शन है, एक है रिसीव वो विजुअल इंफॉर्मेशन, रिसीव ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, और सेंसेशन फ्रॉम पेराइटल लोब जो है तो वो भी रिसीव करता है ना। अच्छा, जो एंगुलर गायरस है ना, तो ये क्या करता है, एंगुलर गायरस ये करता है ना कि ये 2 एरियाज, एक है ब्रोका एरिया और एक है वर्निकी एरिया, एक है ब्रोका एरिया और दूसरा जो है तो वो वर्निकी एरिया है ना। तो इसके दरमियान जो है कम्युनिकेशन बनाता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। कौन से फाइबर के जरिए? तो इन दोनों को कनेक्ट करता है थ्रू आर्कुएट फाइबर, थ्रू आर्कुएट फाइबर। एंगुलर गायरस जो है तो वो वर्निकी और ब्रोकास एरिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, सही है। और कौन से फाइबर के जरिए? तो वो है आर्कुएट वेसिकुलस के जरिए। अच्छा, जो उधर नसीम शहजाद के में जो जो इम्पोर्टेंट है तो वो एक आप लोग देखें, 312, एरिया 4, एरिया 6,
फ्रंटल आई फील्ड, ऑक्सीटोप, बस उसने ये सिर्फ किया है। अच्छा, फिर आप लोग देखें ब्रोकाज एरिया, एरिया 44 एंड 45, एरिया 22, तो ये सिर्फ यूज हुआ है ना वर्निकी के लिए, एरिया 22, 39 एंड 40। तो ये सारे मतलब मुझे जहां पे भी एमसीक्यूज या जो भी इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने इधर ऐड किए है ना, तो आप लोगों को ये वाले कम से कम बिल्कुल याद होने चाहिए। सही है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास है लैंग्वेज ना। लैंग्वेज में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास दो एरियाज होते हैं। यू वेलकम। अच्छा, लैंग्वेज एरिया जो है तो हमारे पास अच्छा, ये इस स्लाइड से भी आप वो अपने पास ये सेव कर ले कि ये वाले ये दो चीजें नहीं है, इससे आप लोगों को बहुत मसला होगा। याद बेशक इसको अभी वो समझे नहीं, लेकिन ये वाले आप लोग कम से कम अपने पास जो है विजुअल इन्फो और रिटन इंफॉर्मेशन एंड सेंसेशन फ्रॉम एंगुलर गायरस, एंगुलर गायरस। इसका ये है कि एस्ट्रोगनोसिस जो है तो ये किस किस की वजह से होते हैं, तो ये सारे वो दे देते हैं, फिर मसला बन जाते हैं ना। पेराइटल लोब सोमेटोस्टेटिक एसोसिएशन एरिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, और प्रोपोग्नोसिस जो है तो वो इंफीरियर टेम्पोरल गायरस से है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। सही, इसको भी आप, क्योंकि ये एस्ट्रोगोनोसिस और वो प्रोपोग्नोसिया, इस पे वो एमसीक्यूज आते हैं। सही। अच्छा, फिर जो है हमारे पास मैंने आपको बताया कि ब्रोकाज एरिया जो है तो ये प्रोडक्शन आप स्पीच में वो करते हैं ना, कंसर्न विद एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। सही है। और फिर जो वर्निकी एरिया है मैंने वो क्या है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंप्रीहेंशन ऑफ द स्पोकन वर्ड, कंप्रीहेंशन। और अच्छा, ये हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ ब्रेन, ये भी वर्निकी एरिया करता है। हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ ब्रेन जो है तो वो कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, ये डबल ए का 51 नंबर एमसीक्यूज है, तो वो वर्निकी एरिया करता है। सही। नियर बाय टेम्पोरल रीजन एंड पेराइटल लोब, एंगुलर गैरस एंड सुप्रा, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है। जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो तो ये थी कि हमारे पास जो ब्रोकाज एरिया है तो वो एरिया 44 एंड 45 है। जो वर्निकी एरिया है तो वो 22, 39 एंड 40 है। सही है। फिर ब्रोकाज एरिया जो है तो वो प्रोडक्शन में हेल्प करता है स्पीच का। सही है। और जो वर्निकी एरिया है तो उसकी कंप्रीहेंशन में हेल्प करता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो ब्रोकाज एरिया है तो इसमें ये होगा कि इसमें ब्रोकन माउथ होगा। ब्रोकन माउथ में जो इसका जो स्पीच है तो वो नॉन फ्लुएंट होगा। सही है। ब्रोकाज एरिया के को जो है हम मोटर एपेजिया भी बोलते हैं, मोटर एपेजिया, क्योंकि ब्रोकाज एरिया जो है तो वो मसल ऑफ द स्पीच को भी सप्लाई करते हैं। सही। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि एंगुलर गायरस क्या है, तो एंगुलर गायरस जो है तो वो विजुअल इंफॉर्मेशन और रिटन इंफॉर्मेशन और सेंसेशन फ्रॉम पेराइटल लोब को रिसीव करते हैं। और एंगुलर गायरस जो है तो ये आर्कुएट वेसिकुलस के जरिए ब्रोकाज एरिया और वर्निकी एरिया में जो है वो कम्युनिकेशन या कनेक्शन बनाता है। सही। अच्छा, वैसे तो एपेजिया जो है तो ये वो है ना फिजियोलॉजी का वो है टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को है ब्रोकास एपेजिया, मोटर एपेजिया भी बोलते हैं, नॉन फ्लुएंट या एफ्लुएंट एपेजिया भी बोलते हैं। इसमें जो है एरिया होता है, इंफीरियर फ्रंटल गायरस ऑफ द फ्रंटल लोब होता है। सही है। नॉन फ्लुएंट एपेजिया होता है, कमता है। इंप्रीहेंशन या मीनिंग जो है तो इंटेक्ट होती है, और एम्पेयर रिपीटिशन भी एम्पेयर होती है। वर्निकी एरिया जो है एपेजिया जो है
तो वो सेंसरी एपीजिया भी बोलते हैं इसको, फ्लुएंट एपीजिया भी बोलते हैं, रैपिड नॉनसेंस एपीजिया भी बोलते हैं। मतलब इसका ये है ना कि इसका जो नॉनसेंस होगा वो फ्लुएंटली बोलेगा लेकिन नॉनसेंस बोलेगा। सही। अच्छा, इसके लिए जो एरिया है तो वो 22 है, 22, 39 एंड 40, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 22 है। सुपीरियर टेम्पोरल गैरस में है ये। और इसका जो स्पीच है वो एपेजिया होगा, इम्पेयर कंप्रिहेंशन होगा, रिपीटिशन नहीं होगी, एम्प्टी स्पीच होगा। एम्प्टी स्पीच मतलब ही जो उसके बातों का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। सही है। ग्लोबल एपेजिया कब होगा? ग्लोबल एपेजिया तब होगा जब सर एम्प्टी नॉन स्पीच फ्लुएंट ब्रॉडकास्ट एपेजिया। में आएगा? जी एम्प्टी जो स्पीच है वो ब्रॉडकास्ट में आएगा? नहीं, वो लीकेज में आएगा। एम्प्टी स्पीच मतलब भी उसके वो बातें करेगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा, कुछ मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगलेस होगी सारी बातें। अच्छा, जो ग्लोबल एपीजिया कब होगा? ग्लोबल एपीजिया तब होगा जब ब्रोकास और वर्नी की एरिया दोनों इफेक्ट हो जाए। अच्छा, एनोमिक एपेजिया कब होगा? एनोमिक एपेजिया, एनोमिक एपेजिया का क्या मतलब है? द पर्सन हैज वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी। सही है। एनामिक हेपेजिया कब होगा? जब एंगुलर गायरस, एंगुलर गायरस भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ना कि एंगुलर गायरस क्या है ना। तो एंगुलर गायरस जो है तो उसकी डैमेज हो जाए। और एंगुलर गायरस का एरिया क्या है? एंगुलर गायरस का एरिया जो है तो वो 39 है। तो उसकी वो हो जाए तो इसको एनोमिक हेपेजिया बोलते हैं। ये ट्रांसकोर्टिकल एपेजिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक है दूसरा, वो इंपॉर्टेंट है, वो इधर नहीं लिखा, पता नहीं क्यों। आ, उसको अच्छा, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन एक एक वाला है ना, उस अभी इधर नहीं लिखा, लेकिन वो उसके बारे में भी एमसीक्यूज आते हैं और वो डबल ए में है। तो वो ये होता है ना कि जब नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया का डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से भी एक एपेजिया होती है। मुझे अभी सर वो एपेजिया याद नहीं है। नॉन हाँ हाँ डोमिनेंट में तो इकोनॉमिक नहीं होता? सर वो एनोमिक ही जी, है। एनॉमिक सर वो इकोनॉमिक एनोमिक ही है। अच्छा, सही है। तो एनोमिक ही है, तो एनोमिक में फिर हमारे पास दो हो गए। सही है। एक एंगुलर गैरस वाला भी हो गया, एरिया 39। सही। और दूसरा जो है वो बंद कर, वो जो दूसरा जो है तो वो नॉन डोमिनेंट ब्रोकास एरिया, तो ये भी है। सही है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए स्पीच के बारे में। अच्छा, हम जो है अब सारे लोग्स को तो वैसे भी कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो मतलब तो ये उसके लेजेंड्स है ना। अगर फ्रंटल लोब का लेजेंड होगा तो वो क्या करेगा, पेराइटल का होगा तो क्या करेगा, टेम्पोरल का होगा तो क्या होगा, ऑक्सीपिटल का होगा तो क्या होगा। तो इस पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको फिर पढ़ लेना। मैं इसको रीड नहीं कर रहा, इस याद है सर। ठीक है, क्योंकि मुझे आज खत्म करना है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है एक वो है, आज मैं मुझे भी पता चलेगा ना कि आप लोगों का कितना कंसेप्ट बना हुआ है, क्योंकि आज मैंने जब मैं आपको लेटरल मेडुलरी, मिडिल मेडुलरी और पॉन्स और वो पढ़ा रहा था ना, तो मैंने उस पूरा टाइम उस एक 3 चीजों पे ही लगाया था। आज जब आर्टिस्ट करेंगे तो सबसे पूछा जाएगा। अच्छा, फिर जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का एरिया जो है तो वो 17 है। सही है। अच्छा, ये ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास एक सल्कस होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्क्राइन सर्कस। ये वाला कैल्क्राइन, इसको क्या बोलते हैं? कैल्क्राइन सर्कस ना। तो जो कैल्क्राइन सर्कस है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो कैल्क्राइन सर्कस की ये इंपॉर्टेंट है ना कि इसको 2 आर्टरीज सप्लाई करती हैं। 2 आर्टरीज जो है इसको सप्लाई करती है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी भी इसको सप्लाई करती है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी इसको सप्लाई करती है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी भी इसको सप्लाई करती है और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी इसको सप्लाई करती है कैल्क्राइन सर्कस को।
ओके। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैल्क्राइन सर्कस के किस पार्ट को? तो कैल्क्राइन सर्कस के उस पार्ट को जहां पर मेकुला की सेंसेशन को, मेकुला डेंसा या मेकुला को जानते हो आप रेटिना में? मेकुला याद है किसी को कुछ मेकुला के बारे में? रेटिना में एक मेकुला होती है। अच्छा गुड, सही है। तो जो मेकुला होती है ना, तो मेकुला को जहां पर सप्लाई, मेकुला को जहां पे विजुअल कॉर्टेक्स में सिंस किया जाता है ना, तो वो वहां को दो आर्टरी सप्लाई होती है। एक है मिडल सेरेब्रल आर्टरी और दूसरी है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। मिडल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये भी आप लोगों को वो होना चाहिए, याद होना चाहिए। सही है। ओके। अच्छा, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है तो वो रिसीव करता है विजुअल इंफॉर्मेशन, जो सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स और टर्शरी, जी जी, पीसीए में इसी वजह से जो है स्पेयरिंग होती है फहद। और जो टर्शरी और सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स है तो वो स्टोर पोस्ट विजुअल मेमोरी। जो सेकेंडरी और टर्शरी विजुअल कॉर्टेक्स है तो वो मेमोरी है। अच्छा, विजुअल फील्ड इफेक्ट ऑप्टिक नर्व किसने पढ़ा है? अच्छा, इसको जो है ऑप्टिक नर्व का ये होता है ना कि हमारे पास अभी टेक्निक है, इसको हिडन में डिटेल से है, मैंने इसके स्लाइड्स है। सही है। इसको इसको अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, काइंडली स्लाइड्स। सर अच्छी है स्लाइड। लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जितनी मैं, अच्छा चलो हम इस पे ट्राई करते हैं। ये जो है ना, ये टेम्पोरल साइड का वो है, विजन है। सही है। लेकिन फाइबर जो है तो वो नेजल साइड का है। ठीक है। और ये वाले जो है तो वो ये नेजल साइड का विजन है, और फाइबर जो है तो वो टेम्पोरल साइड के हैं। सही है। ठीक है। अगर ये सेंट्रल स्कोटोमा तो मतलब इसको नहीं याद करें। अगर ऑप्टिक नर्व की डैमेज हो जाए बी नंबर पर, सही है, तो फाइबर्स को देखे जिस तरह मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, आप लोगों ने भी इसी तरह ही डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर ऑप्टिक नर्व की डैमेज हो जाए, सही है, तो दो चीजें लॉस होगी, और दोनों दोनों के अलग अलग नेम है। उसको मतलब नेम अलग नहीं है, कंसेप्ट अलग है, और आपने इसी कंसेप्ट को इसी तरह ही अलग रखना है। मतलब क्या कि अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए, सही, तो हमारे पास टेम्पोरल साइड के, सही है, और नेजल साइड का विजन, ये लॉस होगा। अच्छा, इसके अलावा इस हमारे पास नेजल साइड के फाइबर, सही, और टेम्पोरल साइड का विजन, ये लॉस होगा। जिस तरह मैं डिफ्रेंशिएट करना हूं, इसको इसी तरह ही डिफ्रेंशिएट रख के आगे चलाना है। सही। अच्छा, फिर जब ये यहां तक पहुंचता है पिट्यूटरी ग्लैंड तक, सही है, तो क्या होता है कि जो नेजल के फाइबर थे,
नेजर के फाइबर और टेम्पोरल का विजन, तो वो ऑपोजिटली क्रॉस आउट हो जाता है। सही। इसी तरह अपोजिट साइड से भी नेजल के फाइबर और टेम्पोरल का विजन वो अपोजिटली क्रॉस हो जाते हैं, अपोजिटली साइड पे चले जाते हैं। इसके क्रॉसिंग ओवर को हम ऑप्टिक कियाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक कियाज्मा। अगर ऑप्टिक कियाज्मा की डैमेज हो गया, ऑप्टिक कियाज्मा को डैमेज हो गया, रिस्पॉन्स सबने करना है, तो लीजन को हम बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया बोलते हैं। बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया, ये तो बहुत इजी वाला है। अच्छा, वो इसको इस तरह नहीं करते, वो मतलब कंफ्यूज करते हैं। क्या वो इस तरह कभी कभी तो, क्योंकि यहाँ पे तो उसने बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया बोला है ना, तो जो बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया का वर्ड इसने यूज किया है ना, तो ये विजन के लिहाज से इसने यूज किया है। सही है। अगर वो आपसे पूछे कि कौन से फाइबर लॉस होंगे, जो फाइबर लॉस है तो वो बाई नेजल फाइबर की लॉस है। समझ रहे हो उस चीज को कि सर जो कौन जी सर। से फाइबर क्रॉस किए थे कियाज्मा विजन में? तो सही है, क्योंकि आप जी कियाज्मा में दोनों टेम्पोरल फाइबर्स क्रॉस किए थे। आप इसको लिखे, इसको लोगे। हाँ, आप इसको लिखे लिखे इस चीज को कि ऑप्टिक कियाज्मा में जो है तो हमारे पास विजन तो टेम्पोरल का होता है, लेकिन फाइबर जो है तो वो हमारे पास नेजल साइड के होते हैं। विजन तो है हमारे पास टेम्पोरल का होता है, लेकिन जो फाइबर होते हैं तो वो नेजल साइड के होते हैं। ये क्लियर है? और इसी तरह इस चीज को अलग ही रखे, जिस तरह मैंने इस चीज को अलग रखा है, फिर आपसे ये एमसीक्यूज मिस नहीं होगा। अब जो है ये जो है डी वाले को, इसको ऑप्टिक ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक ट्रैक। सही है। अब इस ऑप्टिक ट्रैक को आप देखें ना, इस ऑप्टिक ट्रैक को, तो इसमें आपको ये है लेफ्ट आई और ये है राइट आई। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको जो है तो मिलेगा लेफ्ट आई का नेजल फाइबर, जिसको वो हो लेफ्ट आई का नेजल फाइबर, जिसमें विजन है। कौन सा विजन है? उसमें विजन है लेफ्ट साइड का टेम्पोरल विजन। ठीक है। और क्या मिलेगा? और हमको मिलेगा राइट आई का राइट आई का राइट आई का टेम्पोरल फाइबर। सही है। जिसमें विजन है राइट नेजल विजन। ठीक है। इसी वजह से अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक की डैमेज होगी, ठीक है, तो कंट्रालेटरल होगा। राइट आई और लेफ्ट आई का कंट्रालेटरल हेमिनोपिया होगा। आप इसको देखें ना, प्लीज माइक आप कर दें। आप इसको देखें, हेलो आ गए। अच्छा चलो इसे बंद कर देगा, पंखा बंद कर, ठंडा होने लग रहा है मुझे कमरा में से बस।
मेरा मोबाइल दूसरे मोबाइल में इसलिए मैंने माइक ऑफ कर दिया। अच्छा, आप अब इसको देखें ना कि ये ऑप्टिक ट्रैक का रीजन है ना, तो मैंने आपको बताया कि आपको विजुअल डिपेक्ट्स इस फील्ड में लिखे हैं ना, आपको फाइबर्स के डिपेक्ट नहीं लिखे हैं, विजुअल डिपेक्ट्स लिखे हैं ना। तो फिर आप इसको देखें ना कि लेफ्ट टेम्पोरल विजन लॉस हुआ है और राइट नेजल विजन लॉस हुआ है। तो ये लेफ्ट टेम्पोरल विजन है और ये राइट नेजल विजन है। ठीक है, ये क्यों जाएंगे, प्लीज माइक ऑफ कर दे। अच्छा, फिर जो ये लेटरल जिनुकुलेट बॉडी तक अगर ट्रैक जाएगा तो सर ट्रैक का एक बार दोबारा बताएं। कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया होगा। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रैक में हमारे पास लिप नेजल फाइबर है जो विजन लेके जाते हैं राइट लिप टेम्पोरल विजन, और हमारे पास और फाइबर है राइट टेम्पोरल फाइबर जो विजन लेके जाते हैं राइट नेजल विजन। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये लेटरल जिनुकुलेट बॉडी तक आते हैं और लेटरल जिनुकुलेट बॉडी के बाद हमारे पास जाते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। सही है, जो ऑप्टिक रेडिएशन के फाइबर, सही, फिर इसको आप लोगों ने जो वो है कि जो ऑप्टिक रेडिएशन के फाइबर अबव द कैल्क्राइन सल्कस होते हैं, तो फिर इसको आप लोगों ने वो करना है, जो जहां तक जो कंट्रोलेटरल और इप्सिलेटरल का जो इंपॉर्टेंस था तो वो यहाँ तक था, बाकी वाले फिर ये बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। तो इसको आप लोग जो है थोड़ा सा ट्राई करें, जो मतलब के वो रटा कर ले इस वाले को, बिलो और एबव सर्कस को, और जो विजुअल कॉर्टेक्स का डैमेज हो जाए तो फिर हमारे पास कंट्रोलेटरल हिमोनिमस हेमिनोपिया होती है विद मैकुलर स्पेयरिंग। सही है, तो मतलब जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप इस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें, और ये डबल ए का वो एक स्लाइड है, इसकी जो पिक्चर लेके वो कर लें, इसको एक दफा रीड दे दें। बेसिक जो मैंने कहा कि ताकि आप लोगों को वो फाइबर्स का पता हो कि फ्ला फाइबर क्या होता है, फ्ला फाइबर, ताकि कंसेप्ट आप लोगों का बन जाए। बाकी अभी इजी है, जब आप लोग थोड़ा सा बैठ के ना इस पे दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत इजी लगेंगे आपको अभी। अच्छा, सर लास्ट टाइम ना जो लास्ट से पिछले साल इसका जो एमसीक्यू एक आया था कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने एसोसिएशन में पूछा था कि ऑप्टिक कियाज्मा को उन्होंने लेवल्स में डिवाइड करके पूछा था कि इस लेवल की लीजन होगी तो क्या होगा। ऑप्टिक कियाज्मा को 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ था। हाँ, ये न्यू एमसीक्यूज नहीं था, ये ओल्ड एमसीक्यूज है कि हमारे पास अगर ऑप्टिक प्लाज्मा की सेंटर पे डैमेज हो गई तो क्या होगा, लेटरल पे हो गई तो क्या होगा। तो ये एमसीक्यूज है डबल ए में, ये ओल्ड एमसीक्यूज था, नया नहीं था। मतलब इसको ऑप्टिक प्लाज्मा को इसने बिल्कुल 3 लेवल पे डिवाइड किया होता है ना, कि वो पूछते हैं कि हम ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल पे इस पे वो नहीं है, लेकिन इसमें वो इतनी चेंज नहीं है, सिर्फ वो लेवल पे जो है ना आप लोगों को कंफ्यूज करता है कि उसके लेवल के साथ वो चेंज नहीं होते। सही, लेवल के साथ वो चीजें चेंज नहीं होती। सही है, वो सिर्फ मतलब हर वो लेवल पे एमसीक्यूज में सेम जो है। नहीं, वो एमसीक्यूज में जो देते हैं ना, तो वो एमसीक्यूज में ज्यादा लेवल नहीं देते, वो सिर्फ एमसीक्यूज में ये देते हैं कि सेंटर ऑफ कियाज्मा, वो हाँ अब द ऑप्टिक, वो और नहीं देते। What will happen in upper and lower मैंने region आपको then? बताया कि आप लोगों ने अपने अपर और क्या, लोअर रीजन में फिर क्या होगा? अपर और लोअर पार्ट रीजन। नहीं, अपर एंड लोअर पार्ट का तो ऑप्टिक कियाज्मा से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, सेंटर है, सेंटर पे वो जब एमसीक्यूज देते हैं तो वो सेंटर पे ही देते हैं,
वो उसके पेरिफ्रीज के बारे में पूछता है, पेरिफ्री में वो नहीं करते। लेकिन अगर प्रॉपर लेवल मुझे भी पता चला फिर मैं आप लोगों को वो स्लाइड शेयर कर दूंगा। लेकिन जो एमसीक्यूज के बारे में ये बात कर रही है ना, तो उसमें वो सेंटर ही देते हैं कि सेंटर ऑफ द ऑप्टिक कियाज्मा, सही। लेकिन वो ऑप्शन पे वही होता है। अच्छा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ ना कि एक एमसीक्यूज था ना कि उसमें ये था ना कि एक बंदा था, उसको वो दे रहे थे, उसका एनीमिया 9 था ना, और उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो किस तरह आपको अपने नॉलेज में फंसा के ही आपसे एमसीक्यूज गलत करवाते हैं ना। जो ऑप्शन है वो ज्यादा तौर पर चेंज नहीं होता, वो सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन में कंफ्यूज करवा देते कि ये तो नया क्वेश्चन है। मतलब जिस तरह था कि वो एक बंदा था, उसको 9 एचबी थी उसकी ना, और उसको उसने वो दिया था, आयरन दे दिया, सही है। और आयरन दे दिया और उसने कहा कि उसकी एचबी जो है फिर भी वो है, 2 महीने के बाद इसकी एचबी 10 है, सही है। तो इसके लिए आप क्या, सही। जो इसके में जो इसका आंसर है ना, तो इसके ये बाय द वे है मेरे ख्याल में थैलेसीमिया है ना। तो ये वो जो इसके हाँ ये सही है। हाँ हाँ लिखो लिखो बस। लेकिन उधर ऑप्शन नहीं है ये। एचबी इलेक्ट्रोपोरोसिस है हर जगह, एचबी इलेक्ट्रोपोरोसिस हर जगह, एचबी इलेक्ट्रोपोरोसिस, सही है। लेकिन वो क्या होता है कि एचबी इलेक्ट्रोपोरोसिस जो है, तो वो हम करते किस लिए है, और एचबी इलेक्ट्रोपोरोसिस में हम देखते क्या है। तो एचबी इलेक्ट्रोपोरोसिस में जो है, तो हम एचबी A2 देखते हैं, ठीक है। तो उसने एक स्टेप फॉरवर्ड हो गए, हाँ HbA2, ठीक है। तो सारे तो जब मतलब जिसने मतलब सही तरीके से या अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंट ना हो, या उसने चीजों को सिंक्रोनाइज नहीं किया हो, तो वो तो मतलब अपने वाले ऑप्शन के ही ढूंढता है HB इलेक्ट्रोपोरोसिस, लेकिन उधर होता नहीं है। और उसने फर्दर पढ़ा नहीं होता, उसका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता कि HB इलेक्ट्रोपोरोसिस में फिर हम देखते क्या है, ठीक है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि वो आप लोगों को अपने ही, आपको पता होगा कि ये चीज क्या है, लेकिन वो 2 स्टेप फॉरवर्ड जाके या उसी स्टेप पे रुक के ऑप्शन चेंज करके आपको गलत करवा देंगे। ठीक है। तो आपको अपने जो मेन ऑप्शन होते हैं, तो उस पे वो कॉन्फिडेंस होना है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है और हमारे सर पास ये आखिरी ऑप्टिक रेडिएशन फाइबर जो आपने बताया अबव सल्कस और बिलो सल्कस, ये कंप्लीट करें। कंप्लीट कर दो, चलो मैं आप लेके कंप्लीट कर, लेकिन ज्यादा नहीं पूछना है इसके बारे में। अच्छा, जो बिलो द कैल्क्राइन सर्कस हो, अबव द कैल्क्राइन सर्कस हो, तो हमारे पास कंट्रोलेटर, इंपीरियर, क्वाड्रेटो, जो भी है पढ़ लो, क्वाड्रेटिनोपिया, जो भी है, सही है, ठीक है। और जो वो है जो बिलो द कैल्क्राइन सर्कस हो, तो हमारे पास कंट्रोलेटर, क्वाड्रेटिनोपिया, जो भी है पढ़ लो, मुझे नहीं आ रहा है ये वाला, ये वर्ड नहीं आ रहा, कंसेप्ट आ रहा है, क्वाड्रेंटोपिया। अच्छा, फिर जो है हमारे पास है ये सर इसमें वो टेम्पोरल और उसकी बात भी है ना। इस पे नहीं, ये जो बिल्कुल है, जो अबव क्राइन सर्कस है ना, तो वो उधर है पेराइटल में ना, और जो बिलो द कैल्क्राइन सर्कस है तो वो टेम्पोरल में है। और सर पेराइटल में इंफीरियर या सुपीरियर। पेराइटल में जो है क्या, आप सुपीरियर, मैं आपको बताया, आप लोग आपने चीजें उधर चीजों को आप कंफ्यूज कर रहे हो ना, कि मैंने आपको बताया कि जो अबाउ द कैल्क्राइन सर्कस है, अबाउ द कैल्क्राइन सर्कस, तो वो
अबाउ द कैल्क्राइन सर्कस जो है तो वो पेराइटल वाले हैं, सही। फिर आपने चीजों को वो भी करना होता है, और बिलो द कैल्क्राइन सर्कस वाले वो टेम्पोरल वाले हैं, सही है। तो उसमें सुपीरियर क्वाड्रेटिनोपिया होगा और पेराइटल में इंफीरियर होगा। चीजों को थोड़ी तो खुद भी करें ना, मतलब अगर आप डीपली लेके जा रहे हो, और ये एमसीक्यू 2-3 दफा आया है। हाँ सही है, आप लोग कह रहे हो कि आगे जाए आगे जाए, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और ये आप लोगों को पास पेपर में बहुत ज्यादा मिलेगा। इट्स गुड कि अगर आप लोग इसको नोट कर लें कि जो हमारे पास बिलो द कैल्क्राइन सर्कस होता है तो वो टेम्पोरल के पाइबल होते हैं, और उसमें सुपीरियर क्वाड्रेटिनोपिया होता है, और जो वो होता है जो अबव द कैल्क्राइन सर्कस है तो वो ये पाइबर पेराइटल में होते हैं, और इसमें कॉन्ट्रलेटर क्वाड्रेटिनोपिया होती है। इस पॉइंट को इजी ना ले, कॉन्ट्रलेटर साथ में रखे जवेरिया। अच्छा, और ये एमसीक्यूज बहुत दफा है। जो टेम्पोरल मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो बिलो द कैल्क्राइन सर्कस है तो वो टेम्पोरल रीजन में होते हैं, और उसकी डैमेज से जो है तो वो कंट्रोलेटर सुपीरियर क्वाड्रेटिनोपिया होती है, और जो अबव द कैल्क्राइन सर्कस है तो वो पेराइटल लोब में होते हैं, और उसके रीजन से कंट्रोलेटर इंफीरियर क्वाड्रेटिनोपिया होती है। ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए इसको ज्यादा नहीं कर रहा था क्योंकि फिर आप लोग उधर भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो टेम्पोरल है तो इसमें सुपीरियर किस तरह होता है, और सर ये तो पेराइटल है तो इसमें इंफीरियर किस तरह होता है, सही। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत डीप जाना होता है, तो मैं आपको कंसेप्ट वाइज इसको नहीं लेकर जा सकता। और जो वो होती है ना, अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पे वो हो जाए तो हमारे पास जो है तो वो होमोनिमस सेमिनोपिया विद मैकुलर स्पेरिंग होती है, या सॉरी 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 प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का नहीं, अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की वो अक्लूजन हो जाए तो हमारे पास कंट्रोलेटर ये पीसीए की वजह से होती है। पीसीए में हमारे पास कंट्रोलेटर हेमिनोपिया विद मैकुलर स्पेरिंग होती है, ठीक है। तो ये ऑप्टिक ट्रैक जो है तो ये आई थिंक अभी इस पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पीसीए की ऑक्लूजन, ऑक्सीपिटल लीजन दूसरी चीज है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्लियर हुआ। इसको इस स्लाइड को सबने समझना है, अच्छा खुद ही, इसको मैं रीड नहीं कर रहा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आज क्लास 6 बजे तक चलेगी, अच्छा मेरे ख्याल में, क्योंकि हमने खत्म करना है। खत्म के बगैर तो मैं नहीं जा रहा आज। अच्छा, अब जो है हमारे पास है ये सर्कल आप वेलिस ना। अब मैं आप लोगों की नॉलेज का वो भी करूंगा। अच्छा, मैं टाइम ले लूंगा। अच्छा, हमारे पास एक होती है वर्टिब्रल आर्टरी। क्या होती है? वर्टिब्रल आर्टरी, सही। वर्टिब्रल आर्टरी जो है तो दो वर्टिब्रल आर्टरीज जो है, दो वर्टिब्रल आर्टरीज एक दूसरे के साथ, इसका भी एमसीक्यूज है, कन्वर्जेंस बोलते हैं इसको, कन्वर्जेंस, सही है।
वर्टिब्रल आर्टरी जो है तो वो कौन सी की ब्रांच है? वर्टिब्रल आर्टरी जो है तो वो कौन सी आर्टरी की ब्रांच है? तो वर्टिब्रल आर्टरी जो है तो वो थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन की। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी तो याद है ना सबको? नहीं याद, मुझे भी पता है। टायरोसर्वाइकल फ्लूइड किसकी ब्रांच है? सबक्लेवियन। अच्छा, सही है, चलो ये याद है, ये भी काफी है। और ये इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ह्यूमरल आर्टरी किसकी ब्रांच है? एक्सिलरी आर्टरी। और सुपरफिशियल पाल्मर आर्च कौन बनाता है? अल्नर। अपना और डीप पाल्मर आर्च? रेडियल। 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 सही है, आप लोगों को तो याद है मना। और क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा, फिर जो है जो वर्टिब्रल आर्टरी से जो है तो एक आर्टरी निकलती है इस साइड से भी और इस साइड से भी। इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, अभी 3 महीने रहते और आपको थोड़ा सा भी याद है, मतलब ज्यादातर याद है, आप इस दफा पास होने वाली हो। अच्छा, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इंशाल्लाह, या इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, आप सब पास होने वाले हो इंशाल्लाह। हम मेहनत करेंगे और बार बार चीज़ों को रिवाइज करके, रिव्यू करके, अच्छी अच्छी चीज़ों को ढूंढ के पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। अच्छा, जो दो वर्टिब्रल आर्टरी एक दूसरे के साथ मिलके हमारे पास, इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। जो इससे एक आर्टरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये दो वर्टिब्रल आर्टरी एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे पास बनाता है बेजलर आर्टरी। सही है। फिर बेजलर आर्टरी से हमारे पास एक ब्रांच निकलता है जिसको हम बोलते हैं आइका। आइका, आइका जो है तो वो है इंटीरियर इंपीरियल सेरिबेरल आर्टरी। सही है। फिर बेजलर आर्टरी से हमारे पास ये स्मार्ट स्मार्ट आर्टरीज निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं पोन्टाइन आर्टरी, पोन्टाइन आर्टरी। सही। फिर उससे ऊपर जो है हमारे पास दूसरी आर्टरी निकलती है बेजलर आर्टरी से जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? हाँ, अच्छा, ये पाई का आपको मैं भूल ही गया। जो वर्टिब्रल आर्टरी से दूसरी आर्टरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं पाई, से जो है ऊपर जाके यहाँ निकलती है सुपीरियर सिरिबेलर आर्टरी, सुपीरियर सिरिबेलर आर्टरी। फिर बेजलर आर्टरी जो है तो ये दो में डिवाइड हो जाता है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है तो ये वो एक ब्रांच देते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और वो जाते हैं, वो जाते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और एक मिनट दीजिए, 2-3 मिनट।
सर्कल ऑफ विलिस का सर ने बेसिकली सर्कस ऑफ विलिस जो होता है ना, इसमें हमारे पास जो आर्च ऑफ अयोटा होती है, वहाँ से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है। और जो हमारे पास राइट साइड है, वहाँ से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक हमें राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी देता है। फिर जो लेफ्ट सबक्लेवियन का थर्ड पार्ट है और जो राइट सबक्लेवियन है, यहाँ से हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरीज निकलती हैं बायलैटरल दोनों साइड पे। वर्टिब्रल आर्टरीज जो हैं वो ऊपर जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं और बेसिलर आर्टरी बनाती हैं। एंड बिफोर कन्वर्जन एंड फॉर्मिंग बेसिलर आर्टरी, वो दोनों साइड पे एक ब्रांच देती हैं जो मिल के एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बनाती हैं। फिर जो बेसिलर आर्टरी होती है, ये ऊपर जाके एक पॉइंट पे डाइवर्ज करती है और दोनों साइड पे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी देती है। और बेसिलर आर्टरी जो है वो डाइवर्ज करने से पहले हमारे पास इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी देती है और पोंटाइन ब्रांचेस देती है। फिर दोनों साइड की जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं, ये ऊपर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू कनेक्ट करती हैं दोनों साइड पे। और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती हैं दोनों साइड पे, वहाँ से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी निकलती है जो आगे जाके एक पॉइंट पे मिलती हैं जिसको एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जहाँ पे बनती है। ये सर्कल ऑफ विलिस था। इसमें 2 आर्टरीज और भी हैं। कौन सी जो आप कौन सी वाली? वो जो आपकी जो एंटीरियर vertebral सेरिब्रल आर्टरी artery जो है, कम्युनिकेट जी आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती है ना, वो एक तो देती हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, साथ में वो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज भी देती हैं, ठीक है, हाँ हाँ, जिसको वो पाइका ब्रांचेस कहते हैं, पाइका कहते हैं। ठीक है। एक तो ये याद रखना है। दूसरा जो बेसिलर आर्टरी है ना, वो आफ्टर गिविंग आइका एंड पोंटाइन आर्टरीज, फिर वो ऊपर ना सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज भी देती है, ठीक है। उसके ठीक है। बाद वो जाती है पोस्टीरियर सेरिब्रल में बन जाती है, ठीक है। यार जिस स्लाइड में सर ने बताया था कि डुअल आर्टरी सप्लाई होती है कैल्केन सल्कस की ना, मिडल सेरेब्रल और पोस्टीरियर, तो फिर ना मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अगर कोई एमसीक्यू पॉइंट था उस स्लाइड में तो प्लीज़ कोई बता दे, फसीला या कोई भी आप में से। थैंक यू। उसमें सर ने बस इतना बताया था कि एक मिडिल सेरिब्रल है, पोस्टीरियर सेरिब्रल है ना, तो जो पोस्टीरियर सेरिब्रल है, इसकी ऑक्लूजन जो होती है वो कॉन्ट्रालैटरल हेमिनोपिया कराती है विद मैक्यूलर स्पेयरिंग। मैक्यूलर स्पेयरिंग मतलब मैक्यूलर डेंसा जो बैक ऑफ रेटिना है उसको सप्लाई जा रही है ना, उसकी वजह से। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इसकी टर्शरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो मेमोरी स्टोर करता है। इससे पहले भी कुछ बोला था, प्लीज़ वो भी अगर कोई रिपीट कर दे। उसमें मेरे ख्याल में ये पॉइंट था कि प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है, सेकेंडरी और टर्शरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है ना, तो जो सेकेंडरी और टर्शरी हैं वो स्टोर करते हैं पोस्ट विजुअल मेमोरी को। थैंक यू। जी अच्छा, फिर जो हमारे पास ये है कि जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, तो वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ इनस्टमोस होती है, सही।
फिर जो इंटरनल कैरोटिड से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। फिर उससे एक आर्टरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सही है, तो ये सर्कल आप वजह से। अच्छा, इसमें एक पॉइंट नोट कर ले कि वो पूछते हैं कि जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है तो वो कौन से दो आर्टरीज के दरमियान होती है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कौन से दो आर्टरीज के दरमियान होती है। इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल एंड कैरोटिड और पोस्टीरियर सेरिब्रम। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये एक पॉइंट को नोट कर ले। अच्छा, अब जो है मैं आप लोगों को इसके जो वो होते हैं सिनेरियोज होते हैं या इसके जो सिंड्रोम होते हैं, इसको मैं आप लोगों को सिर्फ नेमिंग करूंगा, सही है, और जिसको नहीं आ रहे उससे ही पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, जो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, तो इसमें हमारे पास होता है मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। दो आर्टरीज के दरमियान होती है, एक है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और दूसरी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इन दोनों के दरमियान हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है। सही है। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम का वो पॉइंट जिससे हम इसके सिनेरियो को बिल्कुल कान से पकड़ सकते हैं, तो वो कौन सा पॉइंट है। 12th cranial nerve। 12th cranial nerve, हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व। अच्छा, और कौन से साइन हैं मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम के। एक एक करके लिखिए। पैरामिडल डैमेज होगा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी। जहाँ पे लीजन होगा उस साइड की जाएगी, लॉस जाएगी, इप्सिलेटरल लॉस जाएगा। अच्छा, हमारे पास लेटरल इंटीरियर मीडियल लॉन्गिट्यूडल पेडिक्युलर का भी डैमेज होगा, उसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ आई मूवमेंट। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने मतलब मैंने डिटेल में तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, सही है। तो हमारे पास जो पैरालिसिस होगा तो वो कंट्रोलेटर पैरालिसिस होगा, और टंग जो है तो वो डिविएट टू सेम साइड होगी, सही है। इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज, सही है। मेरे ख्याल में इसका कंसेप्ट सबको क्लियर है ना, मैं सिर्फ नेमिंग दूं, लेट हो जाएगा अगर सारे सिंड्रोम को रिपीट करवाऊंगा, सही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो फाइका है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, तो ये हमारे पास है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, सही है। और आइका जो है, आइका के लिए हमारे पास है, आइका के लिए लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम, लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम, सही है। एक रहता है, वो किधर है, मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम, मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम, लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम, लॉक इन आर्टरी मीडियल। मीडियल के लिए कौन सी है, बाजलर आर्टरी। मीडियल बेजलर आर्टरी है, बिल्कुल, जिसमें नो हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट होगी मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल, बेजलर आर्टरी जो है तो उसके लिए है, बिल्कुल उसके लिए है हमारे पास नो हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट होगी, और उसके लिए है बेजलर आर्टरी, सही है। अच्छा, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के लिए हमारे पास है कि हमारे पास विजुअल लॉस होगा एक्सेप्ट मेकोला, विजुअल लॉस होगा एक्सेप्ट मेकोला, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास तीन आर्टरीज होती है ना, एक होती है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एक होती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, और एक होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जो ब्लू में है ना, ब्लू में, तो ये हमारे पास है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। और ये वाला, ये रेड में जो है,
तो ये तो है हमारे पास लेटरल साइड ऑफ द ब्रेन, लेकिन इसको सप्लाई कौन करता है? इसको सप्लाई करता है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। सही है। और फिर जो है सबसे ज्यादा सुपीरियर और मिडिल साइड ऑफ ब्रेन को हमारे पास करता है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद होना चाहिए। ठीक है कि एसीए इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की वजह से हमारे पास कॉन्ट्रोलेटरल पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस होगी लोअर लिम्ब की, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा एसीए में जो है। तो अगर आप पैर जो होते हैं ना, तो इस तरह होते हैं ना, ठीक है, तो इसको आप ए कर लें। तो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की वजह से हमारे पास लोअर लिम्ब की पैरालिसिस होती है। सही है। फिर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की वजह से हमारे पास क्या होता है? हमारे पास कंट्रोलेटर पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस होता है। फेस एंड अपर लिम्ब का एपेजिया होता है। इन डोमिनेंट यूजुअली लेफ्ट हेमिस्फीयर हिमिनिग्लेशन होती है। वर्नी की एपेजिया एसोसिएटेड विद राइट सुपीरियर क्वाड्रेंट विजुअल डिफेक्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं ड्यू टू दी टेम्पोरल लोब एनवायरनमेंट। वालेकुम सलाम। ये जो सर ने अभी आर्टेरियल सप्लाई बताया ब्रेन का, उसके बारे में क्या बताया? यार अभी वही चल रहा है, आर्टीरियल ही चल रहा है। सर ने इसमें बताया है कि कौन सी आर्टरी की वजह से कौन सा सिंड्रोम है। नहीं, जो वो सिंड्रोम वाला सेक्शन किया, बट वो जो नहीं एसीएमसी और सप्लाई के बाद सर कुछ बोल रहे थे, वो लॉस हो गया। सर ने ये बताया लेटरल साइड ऑफ ब्रेन को मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है, जबकि सुपीरियर प्लस मिडिल साइड ऑफ ब्रेन को इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। इसमें सर बता रहे थे कि अगर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है तो उसमें कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस होगा ऑफ लोअर लिम्ब और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। उसका जो फर्स्ट स्टेट का टेबल है वो वाला सर डिस्क्राइब कर रहे थे अभी के एसीए एमसी और पीसीए के अंदर कौन कौन सी जो है ना वो आपको मिलेंगी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। हाँ, वही वहां से ही ड्रॉप हो गया कि जो एसीए था उसमें बोला सर ने कि कंट्रालेटरल लॉस होगा। कॉन्ट्रालैटरल लॉस लोअर लिम्ब और यूरिनरी ट्रैक्ट सॉरी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ओके, थैंक यू सो मच।
अच्छा, फिर जो है हमारे पास लेंटिकुलर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, आइका, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, अब जब हम आते हैं मेनिंजिस पे, ठीक है, तो स्काल्प पे सबसे पहले आते हैं ना। तो स्काल्प में हमारे पास सबसे पहले होता है स्किन, फिर उसके बाद होता है कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद हमारे पास आता है एपिन्यूरोसिस, फिर आता है लूज एरियोलर टिश्यू, और फिर हमारे पास आता है पीरियोस्टियम। पीरियोस्टियम के बाद हमारे पास आता है बोन। बोन के बाद हमारे पास आते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस के हमारे पास होता है ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड मेटर, पाया मेटर, और इसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रेन। सही है। अच्छा, ये जो है फर्स्ट एड की जो न्यूरो एनाटमी है ना, वो इनफ है। अगर आपने उसका मतलब लेक्चर्स और फर्स्ट एड को कंबाइन कर लो ना, तो फिर आपको कहीं और से न्यूरो एनाटमी सॉरी न्यूरोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी बुक से। अच्छा, फिर हमारे पास ये है ड्यूरा ना। ड्यूरा जो है तो ये डिफरेंट मॉडिफिकेशन बनाता है। हमने स्काल्प का लेयर्स किए, सही है, और अभी जो है हम ड्यूरा को कर रहे हैं। ड्यूरा के बाद हम फिर जो है स्काल्प पे आएंगे ताकि हम इसके स्पेसिस को कवर कर सके। फिर जो है हम CSF पे जाएंगे। ठीक है,
TSF के बाद हमारे पास बस खत्म ही हो जाएगा, ज्यादा नहीं रहता। फिर हमारे पास जो स्ट्रोक है वो तो वैसे भी पैथोलॉजी का काम है, ठीक है। इस्कीमिक स्ट्रोक, ट्रांजिट स्ट्रोक, इस पे मैं बिल्कुल तेज जाऊंगा। फिर जो है हमारे पास फीवर एंड हीट स्ट्रोक जो है वो भी पैथोलॉजी का काम है। हाँ, ये वाला चीज जो है ये डिकॉर्टिकेट और डिसेरिब्रेट, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। फाइबर जो है तो ये फिजियोलॉजी वालों का काम है, लेकिन मैं एक भी दे दूंगा। और ये आर्टरीज जो है, कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस, ये भी फिजियोलॉजी वालों का है। हाँ, वो वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल के बाउंड्रीज में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। और फाइबर जो है इसके भी नामिंग दूंगा। मतलब थोड़ा सही रहता है, आधे घंटे में हो जाएगा, टाइमली कवर हो जाएगा हमारा कोर्स। अच्छा अच्छा, फिर हमारा ये ड्यूरा जो है तो ये हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशन बनाता है, सही। ड्यूरा मेटर फॉर्म डिफरेंट मॉडिफिकेशन। एक को हम बोलते हैं पाल्प सेरिब्री। पाल्प सेरिब्री, पाल्प सेरिब्री कहाँ पर होती है? पाल्प सेरिब्री जो है तो वो बिटवीन द टू सेरिब्रम होता है एंड प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट। और एक्सेसिव मूवमेंट को जो है तो वो प्रिवेंट करता है। फिर होता है टेंटोरियम सेरेब्राई। टेंटोरियम सेरेब्राई जो है तो वो टेंट बनाता है, ये वाला है ये टेंटोरियम सेरेब्राई, और ये टेंट बनाता है सिरिबेलम पे। और तीसरा जो है, जो इम्पोर्टेंट इतना भी है नहीं है इतना, जो है डायफ्रामेटिक सेलाई। तो डायफ्रामेटिक सेलाई जो है तो वो कवर नहीं बनाता है, ड्यूरा का कवर बनाता है ऑन पिट्यूटरी। डायफ्रामेटिक सेलाई जो है तो वो ड्यूरा का कवर बनाता है ऑन पिट्यूटरी, सही है। फिर हमारे पास आते हैं, फिर ये लेयर्स के नाम है। तो सबसे पहले हमारे पास है सही है। तो सबसे पहले हमारे पास है स्काल, उसके बाद स्कल होता है। स्कल के बाद जो है हमारे पास ड्यूरा के दो लेयर होते हैं, एक होता है पेरियोस्टियल ड्यूरामेटर और एक होता है मेनिंजियल ड्यूरामेटर। एक होता है पेरियोस्टियल ड्यूरामेटर और एक होता है मेनिंजियल ड्यूरामेटर, सही है। और इन दोनों के दरमियान, पेरियोस्टियल ड्यूरामेटर और मेनिंजियल ड्यूरामेटर के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इपीड्यूरल स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं? इपीड्यूरल स्पेस, ठीक है। फिर ड्यूरा के बाद हमारे पास एरेक्नाइड होता है, और एरेक्नाइड और ड्यूरामेटर के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम सब एरेक्नाइड स्पेस बोलते हैं। नहीं, सॉरी, पेरियोस्टियल एंड मेनिंजियल लेयर के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। ड्यूरा के बाद हमारे पास एरेक्नाइड होता है, एरेक्नाइड के बाद हमारे पास पिया होता है, और एरेक्नाइड और पिया के दरमियान जो स्पेस होता है इसको सब एरेक्नाइड स्पेस बोलते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, सही। उसके बाद हमारे पास होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सही है। फिर जो है हमारे पास वेंट्रिकल है ना, तो वेंट्रिकल हमारे पास कितने हैं? हमारे पास टोटल 4 वेंट्रिकल है। इसमें सबसे पहले जो है तो हमारे पास 2 लेटरल वेंट्रिकल है, 2 लेटरल वेंट्रिकल, सही है, एक थर्ड वेंट्रिकल, और लास्ट में जो है तो 4th वेंट्रिकल, सही है। 2 लेटरल वेंट्रिकल जो है, 2 लेटरल वेंट्रिकल, तो वो थर्ड वेंट्रिकल, 2 लेटरल वेंट्रिकल जो है तो वो सेरेब्रम में होते हैं ना, सेरेब्रम में, सही। और जो वो होते हैं थर्ड वेंट्रिकल, तो वो थैलेमस के दरमियान होते हैं, 2 साइड ऑफ थैलेमस के दरमियान, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के दरमियान। और जो 4th वेंट्रिकल है तो वो हमारे पास उधर होता है, ब्रेन स्टेम के लेवल पे होता है, सही। अच्छा, एक लेटरल वेंट्रिकल जो है, लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल ये होते हैं, ये 2 लेट वेंट्रिकल है ना, ये एक साइड का हमें नजर आ रहा है, इस तरह दूसरे साइड पे भी होता है ना। तो लेटरल वेंट्रिकल जो है तो वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ एक फोरामेन के जरिए कनेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो, फोरामेन ऑफ मुनरो। फिर थर्ड वेंट्रिकल जो है तो वो फोर्थ वेंट्रिकल के साथ एक डक्ट के जरिए जो मिड ब्रेन के लेवल पर होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल
एक्विडक्ट, ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट। और फिर जो है हमारे पास जो फोर्थ वेंट्रिकल है तो वो उधर सब एरेक्नाइड स्पेस में जाता है ना, तो वो सब एरेक्नाइड स्पेस में जाता है दो फोरामेन के जरिए, टू लेटरल फोरामेन और एक मीडियल फोरामेन। और जो लेटरल फोरामेन है तो उसको हम, दो लेटरल फोरामेन को हम फोरामेन ऑफ लुश्का कहते हैं, सही, और एक मीडियल फोरामेन को हम फोरामेन ऑफ मेजेंडी बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मेजेंडी के जरिए तो ये सब एरेक्नाइड स्पेस में जाता है, सब एरेक्नाइड स्पेस में ये ऊपर जाता है, तो सब एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन और फिर जो है वहां पर इसकी सीएसएफ की अब्जॉर्प्शन होती है, सही है। तो ये वेंट्रिकल इजी है ना, सही है। तो फिर अब हम जो है तो लेटरल वेंट्रिकल के बाउंड्रीज पढ़ते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये एमसीक्यूज में भी आते हैं ना। तो लेटरल वेंट्रिकल का जो रूप है ना, रूप, तो वो कौन बनाता है, रूप ये वाला, तो वो बनाता है कार्पस कोलोसम। और कार्पस कोलोसम क्या है, तो जो राइट साइड का सेरेब्रल कॉर्टेक्स है तो वो लेफ्ट साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर के जरिए वो कनेक्ट करता है, उन फाइबर को हम एक साथ कार्पस कोलोसम बोलते हैं, कार्पस कोलोसम बोलते हैं, सही, ठीक है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारे पास फ्लोर है, फ्लोर और लेटरल वाल, फ्लोर और लेटरल वाल जो है तो हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस या थैलेमस बनाता है, सही है। और जो मीडियल वाल है तो वो सेप्टम पेलोसिडम या पोर्निक्स बनाता है। पोर्निक्स किस किस को याद है, पोर्निक्स किस किस को याद है? मेरा मोबाइल स्लो हो गया, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर कोई बोल दे किसी को याद हो, वॉइस आंसर है। अच्छा, सही है। फोर्निक्स जो है तो वो, इसको हमने कहा था कि हमारे पास ये पापेज सर्किट में होता है, पापेज सर्किट में ये कहाँ पर होता है, तो ये हाइपोकैम्पस को जो है तो मेमिलरी बॉडीज को कनेक्ट करता है। कॉर्पस कोलोसम जो है तो वो हमारे पास फाइबर है, सही है, और ये जो है राइट सेरिबेलम कॉर्टेक्स को राइट सेरेब्रम को लेफ्ट सेरेब्रम के साथ कनेक्ट करता है, इनके दरमियान फाइबर्स होते हैं, तो कॉर्पस कोलोसम जो है तो वो फाइबर है। सेप्टम पेलोसिडम जो है तो वो ये है, इसको देखा ना, तो ये नहीं है, इस ये जिसको मैंने ब्लैक किया, तो ये सेप्टम पेलोसिडम है, ये सेप्टम पेलोसिडम है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास एक और मुश्किल चीज है जिसको मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, समझा इसलिए नहीं सकता कि फिर ये बहुत डीप है ना, ये आप लोगों के लिए फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बल्कि मैं इसको छोड़ ही देता हूँ कि ये आप लोग इसको जो वो है ना, इंटरेस्टेड है ना, तो अपने से कुछ स्टडी कर ले और वो पढ़े कि फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, सर क्योंकि फिर जी इधर ही ये कुछ फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, उसके अंदर आंसर में हिप्पोकैम्पस आ रहा था, वो मुझे समझ नहीं आया कि हिप्पोकैम्पस तो कहीं पे भी नहीं है, ये एमसीक्यू के दिए हुए थे। नहीं, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में बहुत सारी चीजें होती है और उसको आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी करना है खुद, क्योंकि इधर मैं पढ़ाऊंगा तो ये चीजें ज्यादा हो जाएगी और फिर स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये ज्यादा हो गया और हमारे सर के ऊपर जा रहा है। तो जो इंटरेस्टेड है तो वो खुद देख ले, अगर फिर भी उनको समझना है तो फिर मैं कल जो है इसको रिपीट करवा दूंगा उनके लिए स्पेशली, बाकी मुझे ये ये नहीं पढ़ाना था। अच्छा सर एक एक्विडक्ट का पॉइंट आप दोबारा एक सेकंड में बता देंगे? एक्विडक्ट का ये है कि जो थर्ड वेंट्रिकल है तो ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होता है सेरेब्रल एक्विडक्ट के जरिए, और सेरेब्रल एक्विडक्ट जो है तो वो मिड ब्रेन में होता है। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। वेंट्रिकल में कोई इशू तो नहीं है ना, मतलब इजी है, मैं इससे ज्यादा नहीं करता क्योंकि इसमें वो कंसेप्चुअली कुछ ज्यादा है नहीं, मुश्किल भी नहीं है, एक दफा बंदा सुन ले तो मतलब याद हो सकता है।
सही है। अच्छा, जो CSF की एब्जॉर्प्शन होती है तो वो एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन के जरिए होती है। अच्छा, अच्छा ये कुछ उसके पॉइंट है CSF के ना। तो CSF में जो प्रेशर होता है तो वो 17 to 15 mmHg होता है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है तो वो 1.005 to 1.009 होती है। जो प्रोडक्शन होता है तो वो 450 पर ml पर डे या 20 ml पर हावर होता है। सही। जो CSF प्रोड्यूस करता है तो एपेंडाइमल सेल इसको प्रोड्यूस करते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। जो CSF ड्रेन करता है तो वो ड्यूरल वीनस साइनस करता है। और जो ब्लड थिंग CSF का मतलब है सब एरेक्नाइड हेमरेज। ब्लड थिंग सेरिबेलम CSF का मतलब है सब एरेक्नाइड हेमरेज। अच्छा, एक और MCQs है कि स्ट्रॉ कलर का CSF कब होगा। ये नसीम शहजाद का पॉइंट है कि स्ट्रॉ कलर का CSF कब होगा। तो स्ट्रॉ कलर का CSF जो है तो वो TB में होगा। अच्छा, स्ट्रॉ कलर का CSF जो है तो वो TB में होगा। सही है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास ये है कि एडल्ट में जो है तो वो स्पाइनल कार्ड कहाँ पर एंड होता है। तो एडल्ट में स्पाइनल कार्ड जो है तो वो L1 या लोअर बॉर्डर ऑफ L1 और L2 पे जो है वो एंड होता है। सब एरेक्नाइड स्पेस कहाँ पर होता है, एंड होता है। तो सब एरेक्नाइड स्पेस जो है तो वो S2 वर्टिब्री पर एंड होते हैं। अच्छा, फिर जो है जब हम वो CSF को लेते हैं तो हम कौन कौन से लेयर को क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहले स्किन आता है, फिर फेशिया एंड पेट आता है, फिर सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट आता है, फिर इंटरस्पाइनस लिगामेंट आता है, फिर लिगामेंटम फ्लेमम आता है, फिर एपिड्यूरल स्पेस आता है। एपिड्यूरल स्पेस किन किन के दरमियान होता है, लिखे कोई बता सकता है एपिड्यूरल स्पेस कहाँ पर होता है। सर बिटवीन स्कल एंड ड्यूरम। पेरियोस्टियम में। मेनिंजेस की दो लेयर होते हैं ना, एक मेनिंजियल लेयर होता है और एक पेरियोस्टल लेयर होता है, उनके दरमियान होता है। सही है। ठीक है। फिर ड्यूरा मेटर होता है, फिर सब एरेक्नाइड मेटर होता है और फिर सब एरेक्नाइड स्पेस होता है। अच्छा, पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन मैं उसको अभी नहीं कर सकता कि अच्छा, फिर हमारे पास एक होता है क्या होता है, हमारे पास होते हैं मीडियल सेक्रल। मीडियन सेक्रल क्या होता है। मीडियन सेक्रल ये होता है ना कि एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस ऑफ सेक्रम जो है तो वो फ्यूज टुगेदर होते हैं। एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस जो है तो वो फ्यूज टुगेदर होते हैं। सेक्रम के जो स्पाइनस प्रोसेस है ना तो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, उसको हम मीडियन सेक्रल बोलते हैं। और फोर्थ और फिफ्थ पे जो है ना ये वाला मतलब ये सेक्रम है ना, तो इसके जो 2 और 3 के जो स्पाइनस प्रोसेस है ये एक दूसरे के साथ वो फ्यूज हो जाते हैं, इसको हम मीडियन सेक्रल बोलते हैं। लेकिन जो 4 और 5 वाले थे ना तो वो एक दूसरे के साथ स्पेस वो नहीं हो जाते, फ्यूज नहीं, हम सेक्रल हायाटस। सेक्रल हायाटस किसको हम बोलते हैं कि जब मीडियन का जो है फेल्यूलर ऑफ फ्यूजन ऑफ S4 एंड S5 के जो स्पाइनस प्रोसेस है तो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होते और फिर जो है हम वो हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सेक्रल हायाटस। मीडियन सेक्रल क्या होता है कि जो स्पाइनस प्रोसेस एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं उसको फिर हम मीडियन सेक्रल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने ये डायग्राम जो है स्पेशली मैंने किस लिए लगाया है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन इसका जो 2 पॉइंट्स है ना उसको बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल जहन में बिठाना है, क्योंकि ये वाले तो आएगा, बाकी आए या ना आए लेकिन ये वाले MCQs न्यूरो वालों को, मेडिसिन वाले को, गायनी वालों को सबको मिलेगी। तो ये वो क्या है कि जो हमारे पास C1 से लेकर C7 तक जो स्पाइनल नर्व निकलते हैं ना तो वो अपने लेवल से एक ऊपर निकलते हैं। क्या मतलब है, मतलब आप इसको देखें ना, ये डायग्राम क्लियर नहीं है लेकिन आप लोग ट्राई करें इसको कि ये हमारे पास C1 है ना, सही है। तो इसका नर्व जो है तो इसके लेवल से ऊपर निकला है C1।
ये C2 है, तो इसका नर्व जो है तो इसके लेवल से ऊपर निकला है, ये है C2। ये C3 है, सही है, इसका नर्व जो है तो ये यहाँ से ऊपर निकला है। तो C1 टू C7 जो है तो उसका नर्व जो है तो वो अपने लेवल से ऊपर निकलता है, सही। और इसके बाद C7 के बाद बाकी जो नर्व निकलते हैं तो वो अपने लेवल से क्या हो निकलते हैं, अपने लेवल से एक नीचे निकलते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि आप इसको देखें, ये है T5, सही, और ये है T6, और इस नर्व को आप लें तो ये क्या नर्व है, तो ये है T5। T5 और T6 के दरमियान कौन सा नर्व होता है, T5 और T6 के दरमियान हमारे पास T5 नर्व होता है। तो इस दो पॉइंट को जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बोलना, और ये टेस्टेड पॉइंट है, मतलब इसको वो टेस्ट करते हैं। C1 टू C7 से जो नर्व निकलते हैं, C8 जो है तो वो C7 के नीचे होता है, C8 जो है तो वो C7 के नीचे होता है। ये है C7 और ये है C8। C8 जो है तो वो C7 और T1 के दरमियान होता है, C7 और T1 के दरमियान होता है। या बस खुदीजा ने लिख दिया है, बस इसको पढ़। अच्छा, फिर हमारे पास होता है बाकी पैथोलॉजी है। अच्छा, बाकी जितना भी रहता है तो वो पैथोलॉजी है। आप लोगों का जो एनाटॉमी है वो ओवरऑल कवर हो चुकी है। ड्यूरल वीनस साइनस मुझे रहते हैं, बाकी मुझे इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो मतलब जितना टाइम है अब मैं आप लोगों को चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ। हाँ, ये वाला मुझे करवाना है डिटेल से। तो सर ये एपिड्यूरल आपने बताया 2 लेयर्स के दरमियान होता है, वो कौन से लेयर्स हैं? ये पेरियोस्टियल लेयर, आप वो ड्यूरा एंड पेरियोस्टियल लेयर और उसके मेनिंजियल लेयर, आप ड्यूरा। अच्छा, ये सब एरिकनाइड हेमरेज इजी है, मतलब आप लोग इसको कर भी सकते हो खुद भी, कि मतलब आप लोगों को पता भी है कि जो सब ड्यूरल होता है तो वो लेंस कहाँ पर होता है, एपिड्यूरल कहाँ पर होता है, इसकी शेप कहाँ पर होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, ये आप लोगों को डॉक्टर हमजा के लेक्चर में पढ़ चुके हो, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर सकता। फिर इस्कीमिक स्ट्रोक, आपको पता है कि इस्कीमिक स्ट्रोक जो है तो वो ट्रोम्बोटिक, एम्बोलिक और हाइपोक्सिक होती है। ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक इसको बोलते हैं कि जो 24 आवर से पहले पहले रिजॉल्व हो जाता है, सही। अच्छा, फिर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिड ब्रेन में हमारे पास जो नर्व होता है तो वो थर्ड एंड फोर्थ होता है। पोन्स में जो हमारे पास होता है तो वो 5th एंड 6, 7, 8 होता है। मेडुला में हमारे पास होते हैं 9, 10 और 12 होता है। स्पाइनल कार्ड में हमारे पास क्रेनियम नर्व 12 होता है। जो लेटरल न्यूक्लियाई है, लेटरल न्यूक्लियाई जिसको हम डोर्सल हॉर्न भी बोलते हैं, तो वो सेंसरी होता है, और एम्ब्रियोलॉजिकली हम इसको वो बोलते हैं एलर प्लेट। एम्ब्रियोलॉजिकली हम इसको एलर प्लेट बोलते हैं। जो मीडियल न्यूक्लिया है जिसको हम वेंट्रल हॉर्न बोलते हैं, जो मोटर होता है, और एम्ब्रियोलॉजिकली हम इसको बेजल प्लेट बोलते हैं। तो ये वाले कर लें कि सेंसरी को हम एम्ब्रियोलॉजिकली एलर प्लेट बोलते हैं और मोटर को हम बेजल प्लेट बोलते हैं। फीवर जो है तो वो साइटोकाइन्स के जरिए होता है फीवर। सर अब आप रिवाइज करवाएं।
अच्छा अच्छा, फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, एक है डी कॉर्टिकेट पोस्टर और एक होता है डी सेरिब्रेट पोस्टर। इसको आज के टॉपिक में सबसे मुश्किल टॉपिक जो है ना, तो वो ये वाला है, और इसके लिए हमारे पास 10 मिनट्स है कि हम इसको रिपीट कर लें। ठीक है, आज का सबसे मुश्किल टॉपिक जो है, सही, डी कॉर्टिकेट पोस्टर और डी सेरिब्रेट पोस्टर। अच्छा, जो डी कॉर्टिकेट होता है ना, डी कॉर्टिकेट, तो वो ये होता है ना कि इसमें जो लोअर लिम्ब है ना, इसकी एक्सटेंशन होती है। क्या होती है? एक्सटेंशन। ठीक है, इसकी क्या होती है? एक्सटेंशन। अच्छा, और जो अपर लिम्ब है ना, तो उसकी फ्लेक्शन होती है। क्या होती है? उसकी फ्लेक्शन होती है। अच्छा, अभी कुछ ना कुछ तो आपको पता लग जाएगा खदीजा, के मतलब कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है ना, कि आप लोग मुझे अभी बताएं कि मैंने आप लोगों के लिए एक्सटेंशन के लिए कौन सा पाथवे का बताया था, कि कौन सा पाथवे एक्सटेंशन में होता है। कौन सा पाथवे एक्सटेंशन में होता है? वेस्टिब्यूलो वाला। वेस्टिबुलोस्पाइनल। वेस्टिबुलोस्पाइनल। और फ्लेक्शन में कौन सा होता है? रूब्रो। बस हल हो गया, बस। तो आप मुझे बताए कि जो लोअर लिम्ब में है, डीकॉर्टिकेट पोस्टर में, लोअर लिम्ब में कौन से पाथवे की जो है क्या है, ओवरवेलम रिस्पॉन्स है डीकॉर्टिकेट के उस वेस्टिबुलोस्पाइनल। और ऊपर जो है तो वो कौन सी ट्रे की ओवरवेलम रिस्पॉन्स है? बस, समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं आप लोगों को रीड करवा देता हूं, मतलब, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मतलब चीजों को सिंपल रह के रीड करें, सारे पॉइंट्स को रीड ना करें। समझ नहीं आई? जो डीकॉर्टिकेट पोस्टर होता है तो इसमें लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन होती है और अपर लिम्ब की वो होती है, फ्लेक्शन होती है। आप पिक्चर में देखें ना, अपर लिम्ब की फ्लेक्शन नहीं है ईमान, और लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन है ना। हेलो, सही है। तो जो अपर लिम्ब की पाथवे पाथवे तो मैंने आपको आप अगर आपने आपको एक्स्ट्रा पैरामीटर ट्रैक याद है? अच्छा, एक्स्ट्रा पैरामीटर ट्रैक में हमारे हमने एक है स्पाइनल। अच्छा, वेस्टिबुलर स्पाइनल का क्या फंक्शन था? आराम से लेके, कोई जल्दी नहीं है। और रोब्रोस्पाइनल का फ्लेक्शन। ओके। अच्छा, जो जो यहाँ पे डीकॉर्टिकेट पोस्टर में लोअर लिम्ब की एक्सेसिव एक्सटेंशन हो रही है, तो कौन सा पाथवे ओवर विलम रिस्पॉन्स कर रहा है, ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है? या, और जो ऊपर अपर लिम्ब की जो है तो उसकी ज्यादा फ्लेक्शन हो रही है, तो कौन से पाथवे वो कर रहा है? बस, इट इज द सिंपलेस्ट, मतलब इससे सिंपल नहीं हो सकता। सर शुरू में आपने इतना डराया ना कि सबसे ही मुश्किल है, हमने कहा पता नहीं क्या है। हाँ ना भाई, नहीं मतलब कुछ है ही नहीं ना। सर लेकिन पहले आपने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था ना, इसलिए फिर माशाल्लाह से हमें आसान लगा। ना ना, हाँ ना, आप लोग बेसिक को लेके चलोगे ना, तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ, यही होगा जो मैं यही कह रहा हूँ कि वो कहेंगे कि उसके जो अपर लिम्ब है तो वो फ्लेक्स है, और उससे इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता।
और लोअर लिम्ब की जो है उसकी हाइपर एक्सटेंशन है। अब मैं इसको रीड करूंगा ना तो ये आप लोगों को कंफ्यूज कर देगी अगर इस पॉइंट को मैं रीड करूंगा, लेकिन जो जो मैं आपको वो रीड करवाना चाहता हूँ वो बल्कि आई थिंक इसको आप इसी तरह ही याद रखें। अच्छा, इसका जो जेवेरियन एमसीक्यूज का पूछा है तो इसको आप ये देख लेना कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियस कहाँ पर होती है वैसे ही मुश्किल करवा देगी। अच्छा, ऐसे ही इसको हम कल एक और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेंगे, सही है। लेकिन अभी आप लोगों के लिए ये काफी है। अच्छा, फिर जो डीसेरेब्रेट पोजीशन होता है, डीसेरेब्रेट ना, तो इसमें ये होता है कि इसमें जो है अपर लिम्ब की भी वो होती है एक्सटेंशन होती है और लोअर लिम्ब की भी एक्सटेंशन होती है। अपर लिम्ब की भी एक्सटेंशन होती है और लोअर लिम्ब की भी एक्सटेंशन होती है। अच्छा, अब आप इसको समझे कि इसको पूरा करते हैं ना तो फिर इजी हो जाएगा। इसको हम पूरा पढ़ेंगे। अच्छा, न्यूक्लियस अलिजन बिलो द रेड न्यूक्लियस, सही है। रेड न्यूक्लियस कहाँ पे पड़ा है? रेड न्यूक्लियस कहाँ पे पड़ा है? मिड ब्रेन पे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरह कैसे मानूंगा। मिड ब्रेन पे कौन से मिड ब्रेन को हमने दो लेवल पे पढ़ा था। एक था बताया, मैं नाम नहीं लूंगा। मिड ब्रेन को हमने दो लेवल पे पढ़ा था। सर हमने एक कॉलिक्युलस की लेवल पे पढ़ा था, एक इंफीरियर कॉलिक्युलस की लेवल पे, फिर हमने सुपीरियर कॉलिक्युलस की लेवल पे रेड न्यूक्लियस को पढ़ा था। या आपने पूरा बता दिया। अच्छा, जो सही है। फिर जो है हमारे पास तो इट्स मीन कि जो हमारे पास रेड न्यूक्लियस होता है तो वो कहाँ पर होता है? सर वो मिड ब्रेन में सुपीरियर कॉलिक्युलस की लेवल पे। बस ये बात आप लोग इसको इन लोगों को एक और दफा बता दें। मिड ब्रेन पे सुपीरियर कॉलिक्युलस की लेवल पे हमारे पास रेड न्यूक्लियस होता है। अच्छा, अब मजा आएगा। ओके, तो ये क्या है कि अलिजन बिलो द रेड न्यूक्लियस, अलिजन बिलो द रेड न्यूक्लियस that impair the corticospinal, corticobulbar and rubrospinal fiber and produce decerebrate posture। कॉर्टिकोस्पाइनल को भी वो इंपेयर करता है, कॉर्टिकोबल्बर को भी वो करता है, रूब्रोस्पाइनल को भी वो करता है, इंपेयर करता है। आप लोग मुझे बताएं कि रूब्रोस्पाइनल जो है तो वो क्या फंक्शन करता है? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन करता है। अगर रूब्रोस्पाइनल जो है वो इंपेयर हो जाए तो फ्लेक्शन कौन करेगा? तो कोई भी फ्लेक्शन नहीं कर सकेगा, एक्सटेंशन हो जाएगी। एक्सटेंशन हो जाएगी। इट्स सिंपल ना, बहुत सिंपल है। आई थिंक सही है। सर वो जो ऊपर कोने में एमसीक्यू लिखा था वो हमने डिस्कस किया है। मेरा इंटरनेट का इशू था, अगर किया है तो। मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पहले आप लोगों को वो करना था। अच्छा बस ठीक है सर, मुझे लगा मिस हो गया। थैंक यू। नहीं आप तो नहीं गई थी वो, मैं उससे थोड़ा सा भाग आया। क्यों? क्योंकि उधर एक पॉइंट मुझे क्लियर करवानी थी पहले ना। अब आप लोग इसको देखें, अब आप लोग इसको देखें कि ये क्या हुआ है।
कि जब इसको अभी भी रहने देते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताए कि जब अगर ये होगा, हमारे पास वैसे भी ये एक लास्ट टॉपिक है और इसको मैं आप लोगों को इजी करवाना चाहता हूँ क्योंकि ये है मुश्किल और वो इसको 2-3 तरीकों से वो टच करते हैं ना। अच्छा, the first is de-inhibition of the red nucleus with facilitation of rubrospinal tract. The rubrospinal tract facilitates motor neuron in the cervical spinal cord supplying the flexor muscle. The rubrospinal and medial reticular tract bias flexion outweigh the medial and lateral vestibular and pontine reticulospinal tract bias over extension in the upper extremities. Okay. ये एक MCQ लिखा हुआ है, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर कोई ना समझे लेकिन कोई बात नहीं, इसको फिर हम कल और भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी जहन में रख चुके हो ना उसको तो बिल्कुल नहीं भूलना। सब इस MCQ से को जाने से पहले मैं आप लोगों को वो करता हूँ, जो चीजें पढ़ चुके हैं ना उसको रिपीट करता हूँ ना। डीकॉर्टिकेट पोस्चर में क्या होता है? डीकॉर्टिकेट पोस्चर में हमारे पास डीकॉर्टिकेट पोस्चर में हमारे पास ये होता है कि लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन होती है किस ट्रैक? वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक की ओवर विलम रिस्पॉन्स से, और अपर लिम्ब की फ्लेक्शन होती है किसकी? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक की ओवर विलम रिस्पॉन्स से। सही। अच्छा, फिर जो है डीसेरेब्रेट पोजीशन में हमारे पास अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की दोनों की एक्सटेंशन होती है किस ट्रैक की वजह से? रेड न्यूक्लियस की से जो ट्रैक निकलते हैं या कोर्टिकोस्पाइनल, कोर्टिकोबल्बर और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक की वजह से। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जब इम्पेयर होती है तो फ्लेक्शन नहीं होगा और सारा का सारा एक्सटेंशन होगा। सही। अच्छा, आप लोग एक पॉइंट और नोट कर ले, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट भी करता हूं ताकि आप लीजन बिलो द रेड न्यूक्लियस, लीजन बिलो द रेड न्यूक्लियस। सही है। अच्छा, अब इस MCQs को ले, अब इसको ले। कि जब बिलो द सुपीरियर कैलिकुलस या बिलो द रेड न्यूक्लियस, बिलो द सुपीरियर कैलिकुलस, बिलो द सुपीरियर कैलिकुलस होगा। हाँ उस्मा लिखा है, मुझे पता है, इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। बिलो द सुपीरियर कैलिकुलस अगर लीजन होगा, बिलो द सुपीरियर, सबर, बिलो द सुपीरियर कैलिकुलस जब लीजन होगा तो क्या होगा? तो होगा ये कि रेड न्यूक्लियस हमारे पास बच जाएगा, रेड न्यूक्लियस हमारे पास बच जाएगा। सही है ना? और जब रेड न्यूक्लियस हमारे पास बच जाएगा तो हमारे पास फिर कौन सी वो होगी? डीकॉर्टिकेट होगी। क्योंकि जो हमारे पास है कि लीजन तो डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी होगी और उसमें जो है इंक्रीज फ्लेक्सर टोन होगा। और जब मिड कोलिकुलर डैमेज होगा तो हमारे पास डीसेरेब्रेट रिजिडिटी होगी और उसमें इंक्रीज एक्सटेंसर टोन इन आर लोअर लिम्ब होगी। मुश्किल है सर, ये जो मिड कॉलिकुलर लेवल पे है तो उसमें रेड न्यूक्लियस हमारे पास डैमेज होगा ना? रेड न्यूक्लियस हमारे पास डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास ये होगा कि एक्सटेंसर हमारे पास टोन अपर लिम्ब में सारे भी, एक्सटेंशन लोअर लिम्ब। जी, ओके।
मतलब 4 to 6 पॉइंट है इस स्लाइड में ना, तो उस लोगों को आपने याद रखना है उन पॉइंट्स को। बाकी आई नो कि ये एक मुश्किल कंसेप्ट है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं फाइबर्स ना। तो फाइबर जो है तो वो आप लोग डॉक्टर हमजा पढ़ा चुके हैं ना फाइबर। डॉक्टर हमजा पढ़ा चुके हैं फाइबर। अच्छा, मैं थोड़ा सा रीड करवा देता हूं आप लोगों के लिए। तो जो फाइबर नहीं किए, सही है, मैं करता हूँ। रपी में तो हो चुके होंगे ना। अच्छा सही है। इसके जो हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, एक है बी फाइबर और एक है सी फाइबर। एक है ए फाइबर, दूसरा है बी फाइबर और तीसरा है सी फाइबर। समझ आ जाएगी, इससे आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा। नहीं है तो फिर हम कल जो है ग्रैंड क्वेश्चन और आंसर सेशन में इसको रिपीट भी कर देंगे। तो एक है हमारे पास ए, बी और सी, ठीक है। जो ए फाइबर है ना, इसको हमने फर्दर 4 में डिवाइड किया है। ए अल्फा, ए बीटा, ए गेमा एंड ए डेल्टा। सही है, ठीक है। जो ए अल्फा है ना, तो ए अल्फा, सही। इसके फिर 2 होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक मोटर और एक होते हैं सोमेटिक सेंसरी। एक होता है सोमेटिक मोटर और दूसरा होता है सोमेटिक सेंसरी, ठीक है। जो सोमेटिक मोटर है ना, सोमेटिक मोटर इसको ले, ये वाला, तो ये मसल स्पिंडल को हेल्प वो करते हैं और मसल की कंस्ट्रक्शन कराते हैं। ये ए अल्फा वाला जो है, ये वाला, तो ये मोटर मसल टोन को सप्लाई करते हैं। सही है, मसल टोन को सप्लाई करते हैं। जो सोमेटिक सेंसरी है ना, तो इसको फर्दर 2 में डिवाइड किया है। सोमेटिक सेंसरी को फर्दर 2 में डिवाइड किया है और उसको हम टाइप 1 फाइबर बोलते हैं। और उसमें हमारे पास फिर 2 है, एक है 1A और दूसरा है 1B। जो 1A है तो वो मसल स्पिंडल को सप्लाई करते हैं और जो 1B है तो वो गोल्जी टेंडन को सप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास बी फाइबर जो है तो वो हमारे पास DCML वाले है। DCML मतलब वाइब्रेशन, लाइट, टच, प्रोप्रियोसेप्शन। तो DCML वाले फाइबर जो है तो हमारे पास बीटा वाले हैं, सही है। जो ये है गेमा फाइबर, तो वो मोटर है मसल स्पिंडल को। ये वाला तो है तो वो मसल कंट्रक्शन काज करते हैं। जो मोटर है मसल स्पिंडल को, तो वो है ए गेमा। और जो डेल्टा फाइबर है ए डेल्टा, वो पास पेन एंड टेम्परेचर। ये वाले जो है तो ये वो उस वाले के है। पेटेला आपको याद है ना, याद है, पेन एंड टेम्परेचर बाइलेटरल स्पाइनोसेरेमिक ट्रेट। ओके, जो पेटेला वाला है तो वो ए डेल्टा है, सही है। इसको हम कर भी कर देते हैं, सही। अब बीटा वाले फाइबर जो है तो वो प्री गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक फाइबर है। सी फाइबर जो है तो वो स्लो पेन भी है और पोस्ट गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक फाइबर भी है। मेरा ख्याल है मेरा क्लास हो रही है सेकंड। कल जो है ग्रैंड सेशन में मैं आप लोगों को ये फाइबर रिपीट करवा दूंगा। मतलब अभी मैंने सिर्फ नेम लिए, लेकिन आप लोगों को आई नो कि याद जो बेसिक कंसेप्ट है याद करने का, वो मैंने नहीं पढ़ा है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अच्छा, हाँ लेक्चर एंड हो गया है। बाकी अगर कोई मतलब मेरे ख्याल में उधर दूसरे क्लास की लिंक शेयर हो गई डॉक्टर हमजा ने, मतलब वो तो वो है सर। सही है, तो वो डायो ले रहा है। सर
सही है जी जी जी। सर आप कल क्रॉस प्लेजिया भी बता देंगे दोबारा? हाँ, क्रॉस और अनक्रॉस भी करवाऊंगा, ये फाइबर भी रिपीट करवाऊंगा, और बाकी जो है आप लोगों का टेस्ट भी होगा। ओके सर, थैंक 11 बजे कि 10 बजे? 10 o'clock पे है। अच्छा यू। ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखे। उस्मान अभी आए। उस्मान आप लेट हो गए। डॉक्टर आयशा ने वो किया है, नोट किया है, रिकॉर्डिंग आपको हम सेंड कर देंगे। सही है डॉक्टर आयशा ने वो किया है, वो हो जाएगा। सही है ठीक है, अल्लाह हाफिज। 10 PM पे यही लेक्चर है या इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं? कल 10 PM पे जो है हमारा जो है तो वो ग्रैंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा पूरी न्यूरो एनाटॉमी का।